चलिए, जहाँ से मैंने कल छोड़ा था क्वेश्चंस को, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, वहाँ से हम लोग आज फिर से शुरुआत करते हैं और फिर से इसको मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करने का कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है आपकी स्क्रीन पे। हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके साथ है मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद और आगा खान। ये सारे जो है आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प इसका चुन के बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन जो था, अलीगढ़ मूवमेंट, इसका स्थापना किसने करा था। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खान जो है ये अलीगढ़ मूवमेंट का स्थापना किया था। चलिए तो देखते ही, लॉन्च टू प्रमोट मॉडर्न साइंटिफिक एंड वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द मुस्लिम, established the movement Anglo-Oriental College and which became अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो मुसलमानों के बीच आधुनिक वैज्ञानिक और पश्चिमी शिक्षा को इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है अलीगढ़ मूवमेंट का खोज करा गया था, स्थापना करा गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, है ना। तो ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किस ईस्वी में, इसको किस ईयर में इसको स्थापना करा गया था, ये आपको बताना है। देख सकते हैं यहाँ आपके पास ऑप्शन है 1885, 1905, 1875 और 1892। जो आपका सही उत्तर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष कौन सा था, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देख सकते हैं 1885 में फाउंडेड इन बॉम्बे हुआ था, बॉम्बे में इसको स्थापना करा गया था। ए ओ ह्यूम जो है इसके नेतृत्व में, डब्ल्यू सी बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, इन बॉम्बे बाय ए ओ ह्यूम एंड डब्ल्यू सी बनर्जी जो है वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इट वॉज इवॉल्व फ्रॉम द, इसका जो फर्स्ट पर्सन ये कौन था? डब्ल्यू विमेश चंद्र बनर्जी इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन, इट इवॉल्व फ्रॉम द रिफॉर्म सीकिंग ग्रुप टू लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, ए ओ ह्यूम के द्वारा मुंबई में स्थापित करा गया और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और यह सुधार चाहने वाले समूह से स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख संगठनों के रूप में विकसित हुआ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के दौरान जो गवर्नर जनरल है वो आपको बताना है कि कौन थे उस टाइम। देखिए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, रिपन और कर्जन। ये सारे आपके ऑप्शन है और सही विकल्प आपको चुन करके बताना है। चलिए लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, आपको पता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले जो है वाइसरॉय बने थे, क्योंकि जब 1857 के बाद जो गवर्नमेंट ये जो गवर्नेंस ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट जो आया था 1858 का, गुड गवर्नेंस, एक सेकेंड, 1858 का जो एक्ट था गुड गवर्नेंस एक्ट इसको जाना जाता है, तो उसके थ्रू जो है सत्ता जो है क्राउन के हाथ में चला गया और यहाँ कंपनी और जो था उनका टोटली रूप से उसको खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो क्या हो गए? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय करने का मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जो डायरेक्ट क्राउन का वहां पर जो ब्रिटिश ताज का जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे। तो वो पहले कौन बने? कैनिंग बने, ठीक है। और कैनिंग 1857 के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, है ना। कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल, देख सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय 1858 में ब्रिटिश क्राउन के सत्ता हस्तांतरित होने के बाद पहले वाइसरॉय बने, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस करा, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है। इन विच सेशन डिड द कांग्रेस अडॉप्ट द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज? जो पूर्ण स्वराज का गोल है ये कांग्रेस ने किस सेशन में इसको एडॉप्ट किया था? कांग्रेस किस सत्र में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया था? ऑप्शन ए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, लाहौर, बी सूरत, सी कराची और कलकत्ता।
जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लाहौर सेशन में जो है 1929 में प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। 1929 में प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज जो है देख सकते हैं, पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 वाज ऑब्जर्व्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 ये जो है पहला डे ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको ऑब्जर्व करा गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सेशन में। देख सकते हैं 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज घोषित कर दी थी और 26 जनवरी 1930 को इसको पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे संविधान जब लागू हो रहा था तो नेहरू का जो पर्सनल ये इशू था, ये खास करके इससे जो संबंध था इनके लिए, जो संविधान तो पहले ही बन के तैयार हो गए थे, लेकिन इसको क्या करा गया कि 2-3 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए इसको होल्ड पे डाला गया ताकि इसको इम्प्लीमेंटेशन डेट इसका 26 जनवरी 1950। तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश डेमोक्रेटिक घोषित हुआ था और संविधान लागू हुआ था। ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अकर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है आपको पता है, ये बताना है लॉर्ड कर्जन, रिपन, लेटन और लॉर्ड हारिंग। ये ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है लॉर्ड रिपन। Introduced 1883, it sought to allow Indian judges to try European. Massive opposition from the European exposed the racial discrimination and unified Indian. जो यूरोपियन जज थे, केवल यूरोपियन जज ही यूरोपियन जो लोग थे उनके खिलाफ ट्रायल चला सकते थे कोर्ट में। इसके विरोध में रिपन ने ये कहा कि ठीक है, नहीं, इंडियन जज भी जो है इसको भी अलाउ होना चाहिए कि ये जो यूरोपियन लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनके अगेंस्ट वो ट्रायल चला सकते हैं। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है उसको जो वाइट कम्युनिटी थे इंडिया में, जो यूरोपियन थे, उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसको विरोध किया गया, तो इसके कारण इसको वापस लिया गया था। 1883 में देख सकते हैं पेश किया गया। इसमें भारतीय न्यायाधीशों को गोरे यूरोपियन लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की और यूरोपियन लोगों के भारी विरोध ने नस्लीय भेदभाव को उजागर किया और भारतीय राष्ट्रवादी को एकजुट किया। इससे क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो यूरोपियन लोग थे ये काफ़ी फ्यूरियस हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, कोई इंडियन कैसे हमारे अगेंस्ट ट्रायल कर सकता है, ये उनका मानना था। और इसको बाद में जो है जो ये एक नस्लीय भेदभाव जो था, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को उजागर किया, जो इसके जो इंडियन के प्रति उसके दिमाग में था उसको उजागर किया। और इससे क्या हुआ कि इंडियन के बीच में एक राष्ट्रीयता का भावना आया कि नहीं, हम लोगों को अलग तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम लोगों को अलग तरह से, बुरे तरह से व्यवहार किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह से जो है इंडियन को जो है नेशनलिज्म में हेल्प मिला। ठीक है, एकजुटता होने में मदद मिला। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आपको बताना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थे, सोशल रिफॉर्मर, ये सब आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एमजी रनाडे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको बताना है कि ये किसने खोज करा था। चलिए, जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए इसके बारे में अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फाउंडेड 1905 में इसको जो है बनाया गया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को, टू ट्रेन द वर्कर फॉर नेशनल सर्विस एंड इट फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म एंड यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर पॉलिटिकल चेंज। इसमें क्या था, ये जो फोकस करा था क्या, एजुकेशनल चेंज पे, सोशल रिफॉर्म, यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जो संवैधानिक प्रक्रिया मौजूद थे उसी को यूज करते हुए सोशल रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म पे जोर दिया गया। राष्ट्रीय सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु 1905 में स्थापित इसने राजनीति परिवर्तन के संवैधानिक तरीकों को उपयोग करते हुए शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना 1905 में बना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया गया। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ क्या कहता है, द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद किस जो मोमेंट है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है आपको बताना है डू एंड डाई ये नारा ये स्लोगन है ये कब दिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है क्विट इंडिया मूवमेंट के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑप्शन सी गिवन बाय महात्मा गांधी 1942 में, डू और डाई एंड इट डिमांडेड द इमीडिएट ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया डिस्पाइट मास अरेस्ट एंड द मूवमेंट रीच अनप्रेसिडेंटेड। जो भारत छोड़ो स्लोगन था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, और कब, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। और आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसमें जो है बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी हुई थी, काफी ज्यादा जो वायलेंस हो गया था लास्ट में। ठीक है, और जो सभी पॉलिटिशियन बड़े लीडर थे, गांधी सब, नेहरू, सबको जो है जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए, तो हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो ग्रैंड ओल्ड मैन है इसे किसे कहा जाता है, किसे भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी जो है इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, पायनियर ऑफ नेशनलिस्ट, ही वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ही फॉर्मली एक्सपोज्ड द इकोनॉमिक एंड ड्रेनेज ऑफ द इंडिया बाय ब्रिटिश। ये जो है नेशनलिस्ट कह सकते हैं, जो राष्ट्रवादी थे, अग्रिम राष्ट्रवादी, जो पहले के शुरू के राष्ट्रवादी, उनमें से वो दादा भाई नौरोजी एक थे, और इनका काफी सारा योगदान है इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने में। आपको पता है कि इसी ने जो थ्योरी जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है थ्योरी, ये इसी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद जो दादा भाई ब्रिटिश रूल, इसका जो था बुक, ये किस बुक में था, द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है उसमें ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था। और उसके बाद जो है उन्होंने दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और फैक्ट, ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ठीक है, ये दोनों के द्वारा, जो कांग्रेस में 2 गुट थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम और नरम दल, ये दोनों के द्वारा इसको सम्मान दिया जाता था, दोनों के लिए ये आइडियल थे। ठीक है, दोनों गुटों के जो नेता थे इनको काफी सम्मान भाव से देखते थे। तो ये इनके बारे में एक बेहतरीन फैक्ट है। चलिए, इसके साथ खत्म हो गया, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। हम लोग सारे ही सब्जेक्ट को यहाँ पर MCQ के थ्रू रिवाइज करने का कोशिश करते हैं, और आपको पता है कि MCQ का क्या महत्व है, और हमारा माइंड का सेटअप इस प्रकार से है, कोई चीज़ अगर क्वेश्चन के फॉर्म में हो तो वो रिटेंशन कैपेसिटी जो है हमारे माइंड का वो बढ़ जाता है, उसको याद रखने का क्षमता है ना। तो यही मेरा उद्देश्य है कि इसको MCQ के रूप में आप लोगों को समझाया जाए, और मैं भी सीखूं और आपको भी हेल्प करूं सीखने में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।